नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से 5 वादे किए थे। उनमें से सिद्धारमैया सरकार ने आज एक और वादा पूरा कर दिया है। सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए पहुँच जाएंगे। इस योजना को लॉन्च करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 चुनावी वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज हम अपने बटन दबाया तो करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में 2 हजार रुपये जमा हो गए हैं। हर महीने राज्य की महिलाओं को 2-2 हजार रुपये उनके खातों में मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। अन्य भाग स्कीम के तहत हर व्यक्ति को 10 किलो चावल मिलेगा। इसके अलावा सभी के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। एक योजना के अलावा अन्य सभी योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिल रहा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को 100 दिन हुए हैं। जो वादे हमने किए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। जेल में बंद नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को जमानत मिल गई है। उसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बिट्टू बजरंगी ने ही नूह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे। मामले में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से 5 की जमानत हो गई है। मनीष, विशाल, अजय, संजय, जय प्रकाश उर्फ भोला को जमानत मिली है। मनीष को मंगलवार को तो बाकी 4 को बुधवार को मिली है। यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को CIA ताबड़ पुलिस ने फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद नूह जिला कोर्ट में उसे पेश किया गया था। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद ADG कोर्ट ने आज बिट्टू बजरंगी को जमानत दे दी है। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार से मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं को 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। इससे पहले बुधवार को MBA नेताओं की PC के दौरान NCP चीफ शरद पवार ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि मुझे जानकारी है कि BSP नेता मायावती BJP के संपर्क में है। मायावती ने जो फैसला लिया है उसको लेकर लोगों को सोचना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो रहा है। देश के सामने परिवर्तन की बात आए तो एक गठबंधन तैयार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार 31 अगस्त यानी आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक को लेकर राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तैयारियों के बारे में बताया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCP सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में 26 दल से बढ़कर अब 28 दल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भारत माता की रक्षा करने के लिए एक साथ आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के चलते ट्रैफिक को लेकर भी दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक खास प्लान तैयार किया है। सम्मेलन को लेकर आम नागरिकों को कुछ खास हिदायतें भी दी गई है। इस शिखर सम्मेलन के चलते 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सारे सरकारी संस्थान और प्राइवेट ऑफिस के अलावा बैंक सहित तमाम वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ संवेदनशील जगहों पर एहतियात धारा 144 भी लगाई है, यानी इन जगहों पर 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है उसमें संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन संपत्तियों में 123 जगहों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है। जिन संपत्तियों की बात की जा रही है उनका मालिकान हक कभी सरकार का होता था। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अब सरकार बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है, जिसमें बताया जाए कि उन्हें ये संपत्ति अपने पास क्यों रखनी चाहिए। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद मांगी है, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वो मदद नहीं दी है जो वह चाहते थे। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले रामदेवरा के बाबा रामदेव मेले का आगामी 17 सितंबर को विधि विधान रूप से आगाज होगा। इस दौरान मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के करीब 2000 जवान तैनात किए जाएंगे। मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत अलर्ट मोड पर आ गई है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने रामदेवरा पहुंचकर सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। मेले के दौरान रामदेवरा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं यात्रियों के आने जाने वाले रास्तों को भी पूरी और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
हरियाणा में भाजपा कार्यकाल के 9 साल में कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 5 गुना कर्जा, 4 गुना महंगाई, 3 गुना बेरोजगारी और 2 गुना अपराध बढ़ा है। यह कहना कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा सत्र की संपत्ति के बाद आज हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरे सत्र में अपने जवाबदेही से भागती नजर आई है। विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर आशा वर्करों ने मानदेय बढ़ाने, किसान यूनियनों ने मुआवजा, कच्चे कर्मचारियों ने रोजगार सुरक्षा, सरपंचों, पंचों, जिला पार्षदों, कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन, कच्चे कर्मचारियों, आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मियों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, दलित व पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों की सुपुर्दगी लेने के लिए कई रिश्तेदार सामने आ चुके हैं। अतीक की बहन शाहीन अहमद बाल संरक्षण गृह में बंद भतीजों को लेना चाहती है, लेकिन उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें अतीक के बेटों का अभिभावक नहीं माना है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अतीक के नाबालिग बेटे कहाँ रहेंगे, यह फैसला होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है। इसके बाद 1 महीने भादो और त्योहारी मौसम शुरू हो जाएगा। त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले राजस्थान में बिजली संकट शुरू हो गया। बिजली संकट के पीछे राज्य की बिजली घर को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं होना है। राजस्थान के 4340 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर के लिए छत्तीसगढ़ के खदानों से कोयला आता है। इस समय उसे पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी है। सांसद और राजद नेता मनोज झा ने सरकार से सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन पर जांच करने का आग्रह किया है। सांसद मनोज झा का आरोप है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनका लेक्चर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कार्यक्रम रद्द किए जाने पर सवाल किया, क्या हम इस तरह विश्व गुरु बनेंगे? मनोज झा ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ। मुझे 18 अगस्त को एक पत्र मिला है कि 4 सितम्बर को व्याख्यान देना है और आज सुबह एक पत्र आया कि आपका व्याख्यान रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम रद्द नहीं किया है, केवल मेरा व्याख्यान रद्द किया गया है। सांसद मनोज झा ने आगे कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन के इस कदम की जांच की जाए। क्या कारण है कि मैं व्याख्यान नहीं दे सकता हूं? क्या मुझे अधिकार नहीं है? चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के बाद रूस भारत का मुरीद हो गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर ज्यादा बढ़ाने को तैयार है। इस बात की पुष्टि सोमवार को हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर दोबारा बधाई दी है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। रूस वर्तमान में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चीन पर काफी हद निर्भर है, लेकिन लूना 25 की असफलता के बाद चीन के रवैये को देखकर उसने भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दोबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय अफसर में NDTV इंडिया को बताया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। वैसे भी सुरक्षा के लिहाज से हालत बेहतर है, इसलिए यह फैसला लेने में केंद्र को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।